इस वीडियो में मैं NIOS अक्टूबर 2026 जो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 आता है इसके बारे में A to Z डिटेल यहाँ पे मैं कवर करूंगा। दोनों तरीके का अक्टूबर होता है, एक है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2, दूसरा है स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1। छोटा सा एक माइनर डिफरेंस इन दोनों में है। ये जो अक्टूबर के बारे में मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ जिसको कहते हैं स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2, इसमें हर कोई आ सकता है, 10th पास, 12 पास, 12 फेल, हर कोई आ सकता है। लेकिन जो दूसरा वाला अक्टूबर होता है स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1, वो सिर्फ या तो फेल वालों के लिए होता है नहीं तो पास वालों के लिए होता है। तो इतना सा एक माइनर डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ थ्योरी पेपर एग्जाम वगैरह सारा कुछ सेम है। और वो वाला जो अक्टूबर है उसका एडमिशन पोर्टल अप्रैल मई के महीने में खुलता है, तो उसका जब खुलेगा उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके साथ इसको खिचड़ी मत पका देना, ठीक है। और जो सीबीएसई के स्टूडेंट है अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, जो उनका मैथ्स और इंग्लिश का आई गेस एग्जाम बच गया होगा, तो उनको भी इस स्ट्रीम में इस ब्लॉक में एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इतना एडवांस में इसमें आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम पास हो जाओ चाहे तुम फेल हो जाओ, तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। अगेन NIOS में ही है, और जैसे ही तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाएगा इंग्लिश का, मैं उसके बारे में A to Z यहाँ पे वीडियो में कवर करूंगा। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, जो एडमिशन का लास्ट डेट है वो है 15 मार्च। और पिछले साल और उसके पिछले साल क्या हुआ था, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था, मतलब 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया था। लेकिन इस साल ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि फिर से 31 मार्च तक तुम्हारा एडमिशन एक्सटेंड कर देगा। लास्ट डेट अभी के लिए तुम 15 मार्च ही मान के चलो। तो इसमें जो सारा कुछ है, एलिजिबिलिटी, फीस, जेई नीट, फिर डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम रिजल्ट, सारा कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो बने रहो वीडियो पे, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी कि भैया हम 10th 12 करना चाहते हैं, तो उसके लिए मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब ऐसा तो नहीं कि हर कोई कर सकता है। तो कौन कौन लोग कर सकते हैं 12 क्लास के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो 12 क्लास के लिए अगर तुम 12 पास होना चाहते हो NIOS से, मतलब कि तुम मिनिमम 5 सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज होना इसमें कंपलसरी है, बिना लैंग्वेज के तुम 12 पास नहीं होगे। लैंग्वेज जैसे ज्यादातर लोग यहाँ पे इंग्लिश लेते हैं तो वही हो गया, और मैक्सिमम तुम 7 सब्जेक्ट रख पाओगे। 7 सब्जेक्ट, मिनिमम 5 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट, इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज। एक लैंग्वेज होना ही चाहिए, तब जाके तुम 12वीं पास कहलाते हो NIOS बोर्ड से। तो इसके लिए तुम्हारा प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या होना पड़ेगा, देखो 10th पास होना तो मैंडेटरी है ही, बिना 10th पास के तुम ये सारा कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा चीज क्या है, यही सेम कंडीशन में अगर तुम 12 में फेल या कंपार्टमेंट हो, तब भी तुम NIOS से 5 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट लेके, 6 सब्जेक्ट लेके 12वीं पास कर सकते हो। और तुम्हारे पास एक और सुनहरा ऑप्शन आता है कि TUC का। तो अब ये TUC क्या होता है, जैसे NIOS की दुनिया में एंट्री मारते तो लोग TUC का बताते हो। वो TUC किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ 12 फेल या कंपार्ट के लिए होता है। 10th पास लगाने के बाद TUC का सिस्टम नहीं होता, 12 पास लगाने के बाद भी TUC का सिस्टम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फेल कंपार्ट वालों के लिए होता है। वो कैसे होता है TUC समझते हैं, ठीक है। TUC का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट मतलब जैसे ये तुम्हारा पुराना बोर्ड है जहां पे तुम 2 सब्जेक्ट में पास हो, यहाँ पे ग्रीन कलर में, और ये 3 सब्जेक्ट में तुम फेल हो। तो ये जो 2 सब्जेक्ट में तुम पास हो ग्रीन कलर में, उसको NIOS बोर्ड में तुम एज इट इज ट्रांसफर करा लो। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का करवा सकते हो, या तो 2 का करवा लो नहीं तो 1 का करवा लो, ओके। और यहाँ पे तुम NIOS बोर्ड में 3 सब्जेक्ट का जस्ट एग्जाम दो, और ऐसे करके 5 सब्जेक्ट का तुम्हारा एक मर्ज होकर मार्कशीट बन जाएगा, सिंगल मार्कशीट, जहां पे कहीं पे भी मेंशन नहीं होता कि तुमने TOC लिया है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं। मान लो इधर फिजिक्स और मैथ में तुम TOC करवा रहे हो, 70 मार्क्स का फिजिक्स है, तो 70 मार्क्स एज इट इज तुम्हारे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। मान लो तुम्हारे CBSE बोर्ड में थे तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, 70 नंबर का थ्योरी, और इधर वो चीज 80 नंबर का थ्योरी होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल। तो उसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेंगे, वही 1-2 नंबर का ऊपर नीचे होगा। अभी मैं वो हिसाब करके नहीं दिखा रहा, छोटा सा मैथमेटिक्स है 6 क्लास का, समझ जाओगे, ऐसा कोई रॉकेट साइंस वहां पे है नहीं, बस यूं समझ लो कि ट्रांसफर हो जाता है, ओके। इसके लिए तुम्हें अपना जो ओरिजिनल ये जो फेल मार्कशीट है, इसको NIOS के रीजनल सेंटर को भेजना होता है, कुरियर करना होता है। तो उसका अलग प्रोसेस है, उसका TOC के बारे में पता चला एक वीडियो बना देंगे अलग से, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। तो ये तुम कर सकते हो, और फाइनली ये जो तुम्हारा रिजल्ट बनेगा इसको तुम जहां मर्जी यूज करना चाहो तुम कर पाओगे। जेई हो गया, नीट हो गया, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, फिर जहां मर्जी तुम 12 पास कहलाओगे NIOS से, और कहीं पे कोई तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाला। और दूसरा चीज क्या है कि नहीं भैया हमें TOC नहीं करवाना, हम ये TOC नहीं करवाना चाहते, क्योंकि हमारा जो 2 सब्जेक्ट में हम पास भी थे उसमें भी हमारा 50-50 नंबर था, तो 50 नंबर ट्रांसफर करा के करेंगे क्या भैया, हम फुल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पसंद करेंगे। तो ये भी कर सकते हो, TOC मत करवाओ और फुल 5 सब्जेक्ट का यहाँ पे एग्जाम दे दो, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये हो गया 12 पास होने के लिए मिनिमम 5 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट लेने के लिए 1 लैंग्वेज के साथ तुम्हें या तो 10th पास होना पड़ेगा तब जाके ले सकते हो, और नहीं तो तुम्हें 12 में फेल कंपार्ट होना पड़ेगा, तब जाके तुम यहां से 12 पास हो सकते हो। और अगर तुम ऑलरेडी 12 पास हो, ऑलरेडी अगर किसी बोर्ड से तुम 12 पास हो, तो कायदे से NIOS की दुनिया में तुम्हें अप टू 4 सब्जेक्ट का मिलेगा,
इस केस में तुम्हें 5 सब्जेक्ट नहीं मिलता, इस केस में तुम पार्ट एडमिशन डुअल एनरोलमेंट उसके अंदर आ जाते हो। तुम जैसे ही एनआईएस के फॉर्म में उधर 12 पास अपना प्रीवियस क्वालिफिकेशन दोगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम के उधर 4 सब्जेक्ट ही शो होगा, उससे ज्यादा सब्जेक्ट तुम नहीं ले पाओगे, इस वजह से तुम्हें इसके थ्रू गुजरना पड़ता। तो ये है टोटल फंडा एलिजिबिलिटी का। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे एनआईएस की वेबसाइट पे आगे तुम गूगल पे लिख सकते हो एनआईएस फीस स्ट्रक्चर और hdms.nivs.ac.in इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इधर तुम अपना फीस देख सकते हो एनआईएस का। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 12th क्लास के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी कोर्स 10th क्लास का भी मेंशन है। तो 12th क्लास के लिए अगर तुम जनरल हो और मेल कैंडिडेट हो, मतलब अगर तुम जनरल हो और मेल कैंडिडेट हो तो तुम्हारा फीस लगता है फॉर 5 सब्जेक्ट 2600 रुपए। और इससे ज्यादा अगर 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट तुम्हें लेना तो पर सब्जेक्ट तुम्हें 940 रुपए एडिशनल देना पड़ता है। लेकिन क्यों दोगे भैया, 5 सब्जेक्ट लेके कर लो, 5 सब्जेक्ट लेके कर लो 12th, क्यों जबरदस्ती का हेडेक बर्डन अपने पे डालोगे। यहाँ पे फीमेल अगर हो तो 2150 ये है तुम्हारा फीस, रजिस्ट्रेशन फीस। SC ST ये हो तो तुम्हारा 1690 रुपए फीस लगता है। और इनके बाद हर एक ट्रांजैक्शन का एनआईएस तुमसे 70 रुपए चार्ज करता है। मतलब कुछ भी ट्रांजैक्शन करोगे एनआईएस में, चाहे वो 100 रुपए का ट्रांजैक्शन हो, तब भी उसके साथ 70 रुपए और लेंगे, मतलब 170 रुपीज ऐसे करके लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लो तुम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो 2600 रुपए का, इसके साथ 70 रुपए तुम्हें देना पड़ेगा, मतलब 2670 रुपीज तुम्हें रजिस्ट्रेशन का देना पड़ेगा अगर तुम जनरल हो और मेल कैंडिडेट हो और 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। और दूसरा चीज क्या है, अभी तुम लेट हो चुके हो, क्योंकि ये जो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 का लेट फीस है विथ लेट फी, अभी जो टाइम चल रहा है मार्च का महीना, 15 मार्च लास्ट डेट है, तो 15 मार्च तक तुम्हारा जो लेट फी है वो है 910 रुपए। कुछ लोग लेट फीस के नाम पे भी तुम्हें बेवकूफ बनाते कि लेट फीस बताते 5000 रुपए 10,000 रुपए लेट फीस लग जाएगा। अरे किसके लिए भाई, एनआईओएस इज जस्ट लाइक जेई नीट। जेई नीट में क्या करते हो, वहां पे फॉर्म फिलअप करते हो, पैसा भरते हो 1000 रुपए 1800 रुपए जो भी जेई नीट का बना, फिर एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम देने जाते हो। उसी तरीके से तो बोर्ड एग्जाम यहाँ पे ऐसे होता है, इसमें बीच में तुम्हें किसी को लाने की जरूरत नहीं है। अपना फीस अपने हाथ संभालो, वरना स्कैम वैम के चक्कर में फंसे जाओगे। अब मैं फीस गिनाता हूं, एक जनरल केस उठाते हैं और फिर फीस गिन लेते हैं कि कितना क्या लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज, फीस भी तुम्हें यहाँ पे ऑनलाइन ही सबमिट करना होता है, किसी के पास ऐसे जाना नहीं है पैसे लेके, घर बैठे बैठे जैसे फॉर्म फिलअप करते हो ना, अच्छा वो दिखा देते फॉर्म फिलअप कहाँ से करना होता है। यहाँ पे गूगल में जस्ट इतना लिख लेना HDMIS/NIOS/AC.in और तो ये वाला वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ पे मेनू बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एडमिशन करके एक ऑप्शन है ऊपर, तो इस पे जब क्लिक करोगे यहाँ पे एकेडमिक वाले ऑप्शन पे जाओगे, फिर यहाँ पे देखो स्ट्रीम 1 अक्टूबर 2026 का एडमिशन अभी चल रहा है। तो कायनात का कोई भी ताकत अगर तुम्हारा एडमिशन करवाएगा एनआईएस में अक्टूबर 2026 में, तो वो यही है। ये ब्लॉक 2 2025 देकर डर मत जाना, ये आगे वाला साल यहाँ पे लिखते हैं, मतलब ये 25-26 होना चाहिए एक्चुअली, तो 2025 लिख दिया इन्होंने, डर मत जाना, सेम ही चीज है। तो यहाँ से तुम्हारा मतलब फॉर्म फिलअप वगैरह होता है और सही ढंग से फॉर्म फिलअप वगैरह करना होता है ताकि तुम्हारा एडमिशन रिजेक्ट वगैरह ना हो। तो फीस का एक जनरल केस उठाते हैं कि भैया तुम 10th पास हो और 2025 या इसके पहले का 10th पास होना चाहिए। अब पहले बोल के लोग डर जाते हैं, कितना पहले, कुछ लोग कहते हैं मेरा तो बहुत पहले हुआ था 10th। कब हुआ था, वो कह रहा है कि मतलब 2018 में हुआ था। अरे मैं तो कह रहा हूँ 2018 नहीं, अगर तुम्हारा 1978 में भी हुआ है ना 10th, तब भी तुम यहाँ से 12th का एग्जाम दे पाओगे। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। घर में अगर कोई चाचा मामा नाना नानी ऐसा कोई है जिन्होंने 12th का एग्जाम अभी तक नहीं दिया, तो उनके साथ भी तुम 12th का एग्जाम मतलब दे सकते हो, दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। तो मान लेते तुमने 10th पास किया 2025 में, तो मान लेते तुमने 10th पास किया 2024 में किया। अच्छा 5 सब्जेक्ट में बैठने के लिए मान लो तुम्हें 12th क्लास में एक ही बार में सारा सब्जेक्ट देना है, एक ही बार में निकालना है उस चीज को, तो उसके लिए तुम्हें 10th और 12th के बीच में 2 साल का गैप होना पड़ेगा। अगर तुम 10th 2024 के पास आउट हो तभी जाके तुम अक्टूबर 2026 में फुल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे पाओगे। और अगर तुम 10th 2025 के पास आउट हो तब तुम्हें रुकना पड़ेगा अप्रैल 2027 तक, उसके बाद जाके तुम 12th पास हो सकते हो। मिनिमम 2 साल का गैप होना चाहिए, हर एक बोर्ड में ही ऐसा होता है, तो एनआईएस बोर्ड में भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे मान लेते हैं तुमने 10th पास किया 2024 में किया और जिसमें तुम्हारे थे 47%, ओके, बहुत गंदा रिजल्ट आया था। और उसमें भी सब्जेक्ट थे, मैं मान लेता हूँ तुमने साइंस मैथ नहीं लिया था, इंग्लिश हिंदी एसएसटी एनवायरमेंटल साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये लिया था, साइंस मैथ नहीं लिया था। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, बिना साइंस मैथ लिए 10th पास हुआ जा सकता है? अरे बिल्कुल हुआ जा सकता है भाई, एनआईएस बोर्ड से ही होते लोग। तो तुम अगर सीबीएसई से हो आईसीएसई से हो तो उसमें हो सकता है तुम्हारा साइंस में, तो आईसीएसई वाले में तो साइंस को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब वो सब्जेक्ट में ब्रेक डाउन कर देते। तो जरूरी नहीं है मतलब 10th पास होने के लिए साइंस में तुम्हें होना ही चाहिए, ऐसा कोई मतलब कंडीशन नहीं। जो बोल रहा हूँ सुन लो। तो मान लो केस ऐसा है, तुमने मान लो किसी भी बोर्ड से बिना साइंस मैथ लिए यहाँ पे 10th किया और तुम्हें चाहिए कि 12th में साइंस मैथ चाहिए और परसेंटेज इतना घटिया है, तो क्या तुम कर सकते हो? अरे बिल्कुल कर सकते हो भैया, कोई रोक टोक नहीं है। 12th में तुम एक काम करो, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पीसीएम भी उठा लो। क्या है, अभी मैथ भी उठा लो, बायोलॉजी भी उठा लो, जेई भी कर लो, नीट भी कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि जोश चला है,
तो जोश जोश में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अगर मन चाहे कि नहीं ये कम पड़ गया, मैथ बायोलॉजी दोनों कम पड़ गया, अब अभी हमें कॉमर्स भी करना है, तो साथ में लो ना भाई, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ये ले लो, तो 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे, इंग्लिश पीसीएम भी, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स, एकदम धमाकेदार कॉम्बिनेशन। तो मतलब कॉमर्स का भी ज्ञान ले लिया, साइंस का भी ज्ञान ले लिया। प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या था, 47% 10th में था, उसमें भी साइंस मैथ हमने नहीं लिया था, तब भी हम ये सारा कुछ ले पा रहे। और अगर साइंस मैथ लिया था, परसेंटेज 90 था, 80 था, तब तो ले ही पाएंगे यार, तो उसमें तो कोई डाउट वाली बात है नहीं यहाँ पे। लेकिन ऐसा उठ पटांग हरकतें मत करना, गिर जाओगे कि मतलब ऐसे कॉमर्स भी लिए जा रहे, साइंस भी लिए जा रहे, मैथ बायोलॉजी जेई नीट दोनों सारा कुछ कर रहे, फिर खत्म हो जाओगे ब्लास्ट होके। तो ऐसा उठ पटांग हरकतें मत करना, अगेन बोल रहा हूँ, सोच समझ के सारा कुछ। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस तुम्हें देना पड़ेगा, और दूसरा एक आता है एग्जाम फीस। तो रजिस्ट्रेशन फीस जैसा एनआईएस के वेबसाइट पे दिखाया, ये अकॉर्डिंग टू कैसे एससी एसटी हो तो 1690, और यहाँ पे फीमेल हो तो 2150, और अगर मेल हो जनरल हो तो 2600 रुपए। ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का कोई यहाँ पे कंसेशन नहीं है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कोई यहाँ पे कंसेशन नहीं है। देखो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का क्या है, ना तुमको रिजर्वेशन मिलता है, ना तुमको इज्जत मिलता है, तो ऐसा हाल है यहाँ पे। तो या तो भाई लाइफ में जनरल बनो, नहीं तो एससी एसटी बनो, वो बीच का रहोगे, कहीं का नहीं रहोगे। ये लाइफ का ज्ञान है, ध्यान रखो, नोट करो। और दूसरा चीज क्या आता है, एग्जाम फीस। तो एग्जाम फीस में ये एक नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम फीस तुम्हें कब देना पड़ेगा, अभी नहीं, अभी नहीं देना, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस ही देना है, जो इतना इतना बन रहा है इतना देना, 910 रुपए और जोड़ना है। क्यों? क्योंकि तुम लेट हो चुके हो, जैसा कि मैंने वहां पे दिखाया था एनएस की वेबसाइट पे। अभी 1 मार्च से 15 मार्च तक तुम्हारा 910 रुपीज लेट फीस लगेगा, और 70 रुपए हर एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के साथ। तो भैया गिन लो, मान लेते हैं कि तुम जनरल हो और मेल हो तो 2600 रुपए, और यहाँ पे 910 रुपए लेट फी और 70 रुपए तुम्हारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का, तो ये तुम्हारा कुछ बनेगा 3580 रुपीज बन जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो इतना तुम्हें अभी देना है, अभी, और ज्यादा नहीं देना, इससे ज्यादा। तो उसके बाद ये जो एग्जाम फीस है, ये कब देना होता है भैया, ये देना होता है मई जून के महीने में, मतलब 2-3 महीने बाद देना होता है। तो मान लेते हैं जैसे इंग्लिश लिया, पीसीएमबी ले लिया, और यहाँ पे तो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इंग्लिश 300, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मैथ 300, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है 450, 450, 450, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो ये टोटल तुम्हारा हिसाब बना, और यहाँ पे 70 रुपए और जोड़ लेना, ओके, एट द एंड। तो ये इधर मान लो तुम्हारा 2020 रुपए बन जाएगा, ओके। दूसरा चीज क्या है, वैलिडिटी। कहाँ वैलिड है, तो 99% जगह वैलिड है। 100% वैलिडिटी क्यों नहीं बोला, क्योंकि कोई एक ऐसा जगह है, जैसे मान लो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में से एनआईओएस को एक्सेप्ट नहीं करता, उनके वेबसाइट पे मेंशन है oxford.uk.in ऐसा करके कुछ वेबसाइट है उनका, उधर मेंशन है ये चीज। वो सिर्फ लेता है स्टेट बोर्ड वालों को भी नहीं लेता, जैसे कोई महाराष्ट्र बोर्ड से है, गुजरात बोर्ड से है, बंगाल बोर्ड से, उनको भी नहीं लेता। तो किन को लेगा भैया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सीबीएसई और आईसीएसई वाले को लेगा, और उसमें से भी 95% उनके 12th में होने चाहिए। इससे कम हो तो वो नहीं लेते, 95% मतलब अप्रोक्स इतना होना चाहिए। तो जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं लेता, सिर्फ सीबीएसई और आईसीएसई के टॉपर को लेता है, तो हमें क्यों ही जाना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां चल रहे हैं वहां जाएंगे ना। और दूसरा जगह कहां नहीं लेता, जहां पे मान लो स्ट्रिक्टली ऐसा लिखा है कि हम ओपन स्कूलिंग नहीं लेते, हमें रेगुलर स्कूलिंग चाहिए, स्ट्रिक्टली लिखा है। ऐसा बहुत गिने चुने जगह होते हैं, मान लो 1 आउट ऑफ 1000 जो ये कह रहे हैं कि हमें भैया रेगुलर स्कूलिंग चाहिए, हमें ओपन स्कूलिंग नहीं चाहिए। तो ऐसा अगर जगह है तो वो भी नहीं लेंगे, तो उधर जाना ही क्यों, अरे भैया जहां ले रहे हैं वहां जाएंगे ना, दुनिया भर के लोग तो हमें ले रहे, तो क्या दिक्कत वाली बात है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे तुम, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे देखो कि अगर तुमने यहाँ से 12th पास किया, एक लैंग्वेज मिनिमम और 4 सब्जेक्ट लेके 5 सब्जेक्ट हो गया, तो 12 पास तुम कहलाओगे। और यहाँ से अगर तुमने 12 पास किया एनआईओएस से, तो तुम कहीं पे भी जाओ, जेई नीट, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सीए, सीएमए, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला वो आता है ना, उसमें भी जाओ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यूपीएससी, यूपीएससी तो गवर्नमेंट जॉब में ही आ गया, तो कहीं पे भी जाओ, कोई झंझट वाली बात है नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, आराम से तुम्हारा ये मार्कशीट वैलिड है वहां पे। ये वाला केस मतलब ये 99% वैलिडिटी वाले मामले में आ जाता है। दूसरा चीज क्या है, मान लो तुम किसी दूसरे बोर्ड के पास आउट हो, 12 पास आउट हो, और यहाँ से अप टू 4 सब्जेक्ट तुमने किया, मान लो पीसीएम भी कर लिया अप टू 4 सब्जेक्ट, ओके। क्योंकि 12 पास जब तुम होते हो किसी दूसरे बोर्ड से, तो उस केस में एनआईओएस अप टू 4 सब्जेक्ट ही तुम्हें अलाउ करता है। तो ये अगर तुमने ऐसा काम किया, तो ये दोनों मार्कशीट बन जाते हैं तुम्हारे पास, जहाँ पे जो मेन मार्कशीट है यही तुम्हारा पासिंग मार्कशीट है, यही तुम्हारा सारा कुछ है, ये जो सीबीएसई का मार्कशीट है। और ये एनआईओएस का क्या है, एक अलग से गैजेट बना लिया अपने काम के लिए। तो इससे क्या काम होगा, तो मान लेते तुम सीबीएसई से पास आउट हो, मान लेते कि आर्ट्स स्ट्रीम से पास आउट हो, तुम कॉमर्स स्ट्रीम से पास आउट हो, और यहाँ से तुमने पीसीएम भी कर लिया, मैथ बायोलॉजी ले लिया, तो इस केस में तुम नीट में वैलिड हो जाते हो। अगर तुम ऐसे कंडीशन में, जो नीट का क्राइटेरिया होता है 50% क्राइटेरिया, 60% क्राइटेरिया एम्स के लिए होता है शायद, तो ऐसे कंडीशन में अगर तुम नीट क्रैक कर देते हो और ये वाला एनआईओएस से सर्टिफिकेट ऐसे बना लेते हो, तो नीट में तुम हंसते खेलते
एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात वहां पे है नहीं। बाकी जेई में ऐसे करके तुम एलिजिबल नहीं हो, मतलब जोसा काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं हो। जोसा काउंसलिंग मतलब आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिलने का जो काउंसलिंग आता है उसमें तुम ऐसे करके 2 मार्कशीट के साथ एलिजिबल नहीं हो। नीट में कोई दिक्कत नहीं होगा, जेई में दिक्कत है। ठीक है भैया, जेई में तो हम एलिजिबल नहीं है, तो दूसरे जगह अगर इंजीनियरिंग करने का मन करे कि फिजिक्स मैथ लेके हमें इंजीनियरिंग करना है तो वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर इंजीनियरिंग करने का तुम्हारा मन है तो प्राइवेट कॉलेज वाले जो और कॉलेज होते हैं वहाँ पे जा जाके तुम पता करो, वहाँ पे जा जाके तुम्हें पता करना पड़ेगा कि क्या सर जी आप लोग है, क्या सर जी आप लोग है, क्या सर जी ये एक्सेप्टेड है। वहाँ पे जा जाके पता करो, तो कहाँ जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, ऐसे केस में वहाँ पे जा जाके पता करो कि ये चीज एक्सेप्ट है कि नहीं है। और बाकी अगर इस कैटेगरी में आते हो तो ये चीज तो हर जगह एक्सेप्टेड है भैया, इसे तुम जेई करो नीट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया ये कैटेगरी में क्या हम सीए, सीएमए, यूपीएससी कर सकते? अरे भैया सीए, सीएमए, यूपीएससी अगर तुम्हें करना ही था तो तुम ये एनआईएस का ये झंझट कर ही क्यों रहे हो? ये जो पहला वाला तुम्हारा मार्कशीट था इसी के साथ तुम सीए, सीएमए, यूपीएससी कर सकते हो, तो इस वजह से मैंने लिखा नहीं है। तो सिंपल फंडा है भैया, ज्यादा झंझट नहीं करने का, आराम से समझो चीजों को। यहाँ पे फिर भैया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं एडमिशन लेने के लिए, देखो आधार कार्ड चाहिए फ्रंट साइड एंड बैक साइड। जैसे आधार कार्ड कुछ ऐसा आता है इसका शक्ल, और यहाँ पे ये वाला कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट की ब्रांडिंग होती है जो बिल्कुल नहीं चाहिए। और नीचे वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है जिसमें से ये होता है तुम्हारा नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, तुम्हारा जन्म कुंडली, सारा कुछ इसमें लिखा होता है। और ये दूसरा वाला साइड में तुम्हारा एड्रेस लिखा होता है। तो ये फ्रंट साइड बैक साइड दोनों चाहिए। फ्रंट साइड होता है तुम्हारा आइडेंटिटी प्रूफ और बैक साइड होता है तुम्हारा एड्रेस। अब सुनो, कुछ लोग ऐसा होता है ना कि यहाँ पे हमें वो चाहिए, दिल्ली का कोटा चाहिए। क्यों दिल्ली का कोटा क्यों चाहिए? क्योंकि दिल्ली का कोटा वहां पे जेई मेंस में लगाएंगे तो हमें होम स्टेट मिल जाएगा दिल्ली, और हमें दिल्ली में कॉलेज का कट ऑफ कम मिल जाएगा। तो इस वजह से हमें दिल्ली का कोटा चाहिए। तो भैया दिल्ली का कोटा चाहिए तो उसके लिए दिल्ली से तुम 12 करोगे, तो दिल्ली से 12 करने के लिए, दिल्ली से एनआईएस करने के लिए दिल्ली वाला एड्रेस भी तो दोगे भैया। अब मान लो आधार कार्ड है तुम्हारा गुजरात का, वहां पे गुजरात का, अब मान लो आधार कार्ड है तुम्हारा राजस्थान का, वहां पे राजस्थान का एड्रेस वहां पे चिपका हुआ है। तो राजस्थान का एड्रेस प्रूफ से तुम दिल्ली का कोटा कैसे लोगे जेईई मेंस में? वो नहीं मिलेगा ना, इन्हें उसका एग्जाम नहीं दे पाओगे दिल्ली में। तो इसके लिए भैया दिल्ली का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे हो गया रेंट एग्रीमेंट हो गया, वो सबसे बेहतरीन होता है। अगर मान लो ऐसे तुम्हें किसी भी स्टेट का कोटा चाहिए जेईई मेंस वगैरह के लिए कि भैया ट्वेल्थ हम इस स्टेट से कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमें होम स्टेट कोटा मिलेगा। तो उस वजह से उस स्टेट का तुम वो भी ना दोगे भैया एड्रेस प्रूफ। जैसे रेंट एग्रीमेंट सबसे बढ़िया एड्रेस होता है, तो ये मैं पहले बता देता हूँ। और जिसका ऐसा केस है कि नहीं भैया हम तो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, कि भैया हम तो वेस्ट बंगाल के रहने वाले और हमें एनआईटी दुर्गापुर ही चाहिए, हमें वेस्ट बंगाल में ही अपना जीना है सारा कुछ। तो उसके लिए तुम्हारा आधार कार्ड से ही काम बन जाएगा कि आधार कार्ड में भी वेस्ट बंगाल एड्रेस है, तो अलग से तुम्हें कोई एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत यहाँ पे है ही नहीं। अच्छे से समझना सारी चीजें, ज्यादा खिचड़ी नहीं करना। फिर आता है 10th की मार्कशीट। ये 10th की मार्कशीट तुम्हारा 10th का सर्टिफिकेट के हिसाब से भी काम करेगा, और ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट भी ये काम करेगा। 10th की मार्कशीट को बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से काम किया जाता है यहाँ पे। अगर मान लो तुम 12 फेल कंपार्ट यूज करके, प्रीवियस क्वालिफिकेशन यूज करके एडमिशन ले लो 5 सब्जेक्ट में, तुम्हें 12 फिर से करना है यहाँ पे, तो वो वाला सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए। बाकी 10th पास यूज करके भी, मतलब 10th की मार्कशीट यूज करके भी तुम वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये अगर तुम्हारे पास हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम 12 पास हो, अप टू 4th सब्जेक्ट लेना है कि नीट करने के लिए आ रहे हो, एडिशनल बायोलॉजी कर लो, तो 12 पास वाला मार्कशीट भी ना दोगे। तो इतना सारा चीजें चाहिए केसेस के अकॉर्डिंग, सबको तीनों नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए यहाँ पे, तुम्हें फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज। जैसे होता है ना कभी जेई नीट या किसी का फॉर्म फिलअप, या मान लो किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिलअप किए होगे तो उधर 10th की मार्कशीट में पासपोर्ट साइज अपना फोटो लगाए होगे ना, तो वैसे वाला एक फोटो चाहिए। यही वाला फोटो तुम्हारे आईडी कार्ड पे भी आएगा और मार्कशीट पे भी छप के आएगा। तो थोड़ा अच्छे से फोटो वगैरह खींच लेना, पासपोर्ट साइज हो जाएगा। और यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए तुम्हारा व्हाइट पेज पे, ऐसे व्हाइट पेज यहाँ पे लोगे, फिर यहाँ पे सिग्नेचर करोगे अपना, जैसे तुम करते हो तुम्हारा शानदार सा सिग्नेचर जो आता है वही वाला। नेक्स्ट क्या है, ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये मस्ट है, ये तुम्हारा खुद का होना चाहिए। अभी जैसे किसी से एडमिशन करवाते हो जो वो फर्जीवाड़ा करते हैं ना, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, इसमें पैसा चाहिए उसमें पैसा चाहिए, तो यही पे सबसे ज्यादा खतरनाक फर्जीवाड़ा वो करते कि वो ईमेल आईडी और फोन नंबर तुम्हारा ना चिपका के खुद का चिपका लेते, ताकि तुम्हें पता ही नहीं, ताकि तुम्हें पता ना चले कि पैसा लगा कितना, क्या नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ईमेल आईडी और फोन नंबर खुद का होना चाहिए, ताकि एनआईओएस तुम्हारे इस ईमेल आईडी पे सारा कुछ भेजेगा वो, कि पैसा कितना लगा, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये सारा कुछ तुम्हारे खुद के ईमेल आईडी पे भेजेगा, तो वो तुम्हारा खुद का होना चाहिए। और फोन नंबर भी तुम्हारा खुद का होना चाहिए। फोन नंबर तो फिर भी चेंज हो जाता है, लेकिन ईमेल आईडी बहुत क्रूशियल है, एक बार लग गया तो लग गया, चेंज नहीं होता। तो ईमेल आईडी ध्यान से अपना वाला दे देना, ओके। और लास्ट क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर मान लो फीस कम करवाना हो, SC ST वो वाला करना हो, 1690 रुपए भरना हो, और SC ST हो तो कम हो जाएगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट तुम यहाँ पे दे सकते हो। तो ये टोटल इतने डॉक्यूमेंट चाहिए, इतने डॉक्यूमेंट से तुम्हारा काम हो जाएगा, इससे एक्स्ट्रा इधर उधर की चीजें नहीं चाहिए। मैंने डॉक्यूमेंट्स का भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। एट दी एंड एक्सप्लेन करते कि सारा प्रोसेस क्या क्या गुजरना पड़ेगा यहाँ पे हमें। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन या फॉर्म फिलिंग करना है, दोनों सेम ही चीजें।
15 मार्च तक दिखा दिया मैंने। एनआईएस की वेबसाइट से करना होता है कैसे, hdms.nas.ac.in, उस वेबसाइट से वहाँ पे मेनू बटन पे क्लिक करो, फिर वहाँ पे देखो एडमिशन वाला ऑप्शन है, फिर वहाँ पे एकेडमिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, फिर वहाँ पे देखो स्ट्रीम 1 अक्टूबर 2026 है, उस पर क्लिक करो, वही से फॉर्म फिल सारा कुछ करना होता है। ठीक है, खुद को अगर नॉलेज ना हो उठ पटांग चीजें मत कर देना, करियर का सवाल है। अगर मान लो गलत गलत तरीके से एडमिशन ले लिया तो बाद में जाके बहुत मतलब झेलना पड़ता है। फॉर्म तो भर लिया, अब फिर फीस पेमेंट करोगे तो ये जो भी तुम्हारा फीस है इसके साथ 910 रुपए और 70 रुपए जोड़ लेना। क्यों? क्योंकि 910 रुपए लेट फाइन, 70 रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का, वही जब फॉर्म फिलअप करोगे वो फीस बन के ही आएगा वहां पे, तुम्हारे केस के अकॉर्डिंग वो फीस बन के आएगा, और वही फीस एनआईएस के वेबसाइट पे करना है। ऐसा नहीं कि ऐसे किसी को पैसा उठा के मत दे देना। और तीसरा चीज क्या है, स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन। हाँ, फीस पेमेंट करने के बाद तुम्हारा एक स्टूडेंट डैशबोर्ड बन जाएगा, वहां पे गूगल पे सर्च कर सकते हो एनआईओएस स्टूडेंट लॉगिन। तो वहां पे तुम्हारा आईडी होता है ईमेल, जो ईमेल एड्रेस तुमने यूज किया ये फॉर्म फिल करते वक्त, और पासवर्ड इसी ईमेल एड्रेस पे एनआईओएस वाले तुम्हें भेजते हैं कि भैया ये तुम्हारा पासवर्ड है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि फीस पेमेंट कर लेने के बाद एनआईओएस वाले तुम्हें एक रेफरेंस नंबर देते, तो उस रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ को यूज करके, खुद का डेट ऑफ बर्थ यूज करके तुम स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन कर सकते हो। फिर वहां से चेक कर सकते हो कि भैया एडमिशन कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मान लो फॉर्म फिलिंग में कुछ गलती की तुमने, तो इसको भी स्टूडेंट डैशबोर्ड के थ्रू यहाँ पे करेक्ट करना होता है वो चीज। और अगर पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद अगर गलती है तो वो करेक्ट करने में थोड़ा मतलब परेशानी आती है कई बार, लेकिन अगर पेमेंट अभी तक नहीं किया तो सारा कुछ सही से करेक्शन हो जाता है, दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। फिर कंफर्मेशन की भैया एडमिशन कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें पता कैसे चलेगा, तो स्टूडेंट डैशबोर्ड के उधर से पता चलेगा। और कंफर्मेशन में एक नोटिफिकेशन वाला कॉर्नर होगा, स्टूडेंट डैशबोर्ड में ऐसा नोटिफिकेशन वाला कॉर्नर होगा एक रेड बटन पे, रेड बटन या ऐसा कुछ ही होता है, वहां पे देख लेना। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा नोटिफिकेशन 0 है, ओके, अगर अभी तक नोटिफिकेशन 0 है तो डरने की कोई बात नहीं है, एडमिशन आराम से कंफर्म होगा। किसी का 2 दिन लगता है, किसी का 20 दिन, किसी का 40 दिन, किसी का 60 दिन, किसी का 90 दिन, किसी का 100 दिन से भी ज्यादा दिन लग जाता है। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा रीजनल सेंटर, जैसे कोई वेस्ट बंगाल से है तो उसका रीजनल सेंटर कोलकाता है, जैसे कोई बिहार से है तो उसका आई गेस पटना है, जैसे कोई झारखंड से तो उसका आई गेस रांची है। तो ओरिजिनल सेंटर जब चाहेगा तब तुम्हारा एडमिशन कंफर्म होगा, ऐसा मन मर्जी से नहीं कि भैया आज ही कंफर्म कर दो। एडमिशन कंफर्म होने में काफी टाइम लग जाता है, 2 दिन से 100 दिन भी लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। हाँ, जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन 0 क्यों बोला, अगर मान लो कुछ गड़बड़ी हुई फॉर्म में तो वो एनआईएस वाला तुम्हें नोटिफिकेशन भेजेगा, एक नोटिफिकेशन 2 नोटिफिकेशन ऐसे करके भेजेगा कि भैया तुमने आधार कार्ड अपना गलत डाला है, कि भैया तुम्हारा आधार कार्ड यहाँ पे गलत है, या तुम्हारा एड्रेस गलत है उसके कारण कंफर्म नहीं हो रहा है, या भैया तुम्हारा 10th की मार्कशीट फर्जी है उसके कारण कंफर्म नहीं हो रहा, तो वो वाला चेंज करोगे तभी जगह कंफर्म होगा। नहीं तो 4-5-6 महीने बाद फॉर्म रिजेक्ट कर देते हो, ऐसे मतलब डायरेक्टली नहीं करते, रुकेंगे वो भैया, तुम्हें बोलेंगे कि भैया जागो जागो जागो, ये चेंज करो चेंज करो चेंज करो, लेकिन तुम फिर भी कंबल ओढ़ के सो रहे हो। तो ऐसे केस में 4-5-6 महीने बाद एनएस वाला भी हाथ जोड़ देगा, वो भी बोलेगा भैया तुम सोते रहो, हम तो तुम्हारा एडमिशन रिजेक्ट कर रहे हैं 4-5-6 महीने के बाद। ऐसा नहीं कि 2 दिन में रिजेक्ट कर देते, ऐसा नहीं होता, डरो मत। 1000 में से किसी मुश्किल से एक आदमी का रिजेक्ट होता है, बाकी 999 का कि 999 स्टूडेंट का कंफर्म हो ही जाता है। और जिसका रिजेक्ट होता है उसने या तो फर्जी डॉक्यूमेंट अपना डाला, नहीं तो भाई गलत गलत चीजें दे दिया और वहां पे सही करेक्शन भी नहीं करा, तो इस वजह से उसका रिजेक्ट होता है। फिर यहाँ पे आईडी कार्ड मिलेगा तुम्हें अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पे ही, और वहां पे ऑनलाइन ही मिल जाएगा, और वहां पे तुम्हारा स्टडी सेंटर मेंशन होगा। ओके, स्टडी सेंटर इज काइंड ऑफ स्कूल, स्टडी सेंटर इज काइंड ऑफ एनआईएस का स्कूल, जिसमें तुम्हें जाना नहीं पड़ता। जैसे सीबीएसई आईसीएसई में तो रेगुलर स्कूलिंग होता है, उसमें तुम्हें जाना पड़ता है, अटेंडेंस मार्क करना पड़ता है, टीचर होता है। लेकिन एनआईएस तो ओपन स्कूलिंग है, इसमें तुम्हें जाना नहीं पड़ता, बहुत गिने चुने दिन 5 डेज तुम्हें जाना पड़ता है पीसीबी क्लासेस के लिए, उसका आगे बता रहे, ठीक है, उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मतलब पूरे साल भर में से 5 ही दिन जाना होता है, और उसमें भी किसी किसी में नहीं जाना होता, तो मतलब फुल ऑन छूट है। जैसे कि ओपन स्कूलिंग है तो आईडी कार्ड पे तुम्हारा स्टडी सेंटर वहां पे मेंशन रहेगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम फीस। ये जो 2600 रुपए 2670 रुपए दे रहे हो, ये तो रजिस्ट्रेशन का फीस है, ये तो अभी पेमेंट करोगे फॉर्म फिल करते वक्त, ये तो गया। लेकिन एग्जाम भी तो देना है, उसके लिए एग्जाम फीस देना पड़ेगा अलग से। मई जून के महीने में पोर्टल आता है, ऑनलाइन ही देना पड़ता है, कहीं जाना नहीं है तुम्हें। तो यहाँ पे तुम्हें 300 रुपए नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 450 रुपए देना पड़ेगा, और हर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ 70 रुपीज देना पड़ेगा मई जून के महीने में। अभी नहीं, अभी नहीं, ओके, अभी रिलैक्स। फिर यहाँ पे किताब का यहाँ पे क्या सीन है भाई, कि यहाँ पे 50-50 सीन है, मतलब 50% लोग को यहाँ पे बुक्स मिलता ही नहीं है, मिलता है भी मान लो एग्जाम खत्म हो गया उसके बाद जाके मिल रहा है, ऐसा भी होता है। तो बुक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका, तो बुक्स मिलेगा कि नहीं इसका चिंता छोड़ दो। तो कैसे पढ़ेंगे भैया, एनआईएस के वेबसाइट से तुम पढ़ सकते हो। यहाँ पे एनआईएस के वेबसाइट पे आओगे, nas.ac.in, इधर तुम लर्नर्स कॉर्नर पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे स्टडी मटेरियल वाले पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे तुम जब ऑनलाइन कोर्स मटेरियल ये आ जाएगा, और सीनियर सेकेंडरी कोर्स मतलब 12th क्लास के लिए बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का आ जाएगा
और जिस भी सब्जेक्ट का तुम्हें यहाँ पे पढ़ाई करना हो, मान लो केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री वाले में क्लिक करोगे, यहाँ पे सिलेबस बाइफर्केशन भी दिया हुआ है इसका, और इसका जो भी मतलब जो भी चैप्टर है इसका पीडीएफ वाइज तुम्हें ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ के थ्रू तुम पीडीएफ यूज करके तुम पढ़ाई कर सकते हो। बुक्स आधे लोगों को यहाँ पे नहीं मिलता, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो यहाँ से ऐसे करके पढ़ो, ठीक है। तो वही बात है, बुक्स अगर मिल गया अच्छी बात है, होम डिलीवरी हो जाते तुम्हारा बुक्स तुम्हारे एड्रेस तक पहुंच जाता है। और ना मिले तो ऑनलाइन पीडीएफ से पढ़ लो। फिर आता है टीएमए ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। ये तुम्हारा जून जुलाई के महीने में 31 जुलाई इसका लास्ट डेट होता है। 31 जुलाई तक तुम्हें ये सबमिट करना होता है बना के। कोई चार्ज नहीं होता इसका, पूरा फ्री है सारा कुछ। जितना पैसा लगना था अभी तक लग चुका है, रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जाम फीस, इसके बाद कोई पैसा नहीं है। एनएस वाला तुमसे और कोई पैसा नहीं लेगा रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फीस के बाद का। फिर ये क्या होता है, मान लो कोई सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिसमें मान लो ये 100% सिलेबस है। अब यहाँ पे तो क्लास 11-12 का कंबाइंड सिलेबस रहता है, तो ये क्लास 11-12 कंबाइंड सिलेबस मिला के कितना होता है, 100% सिलेबस होता है। तो 100% सिलेबस एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में आता है 60% सिलेबस। तो ये वाला जो पोर्शन है ये एग्जाम में आता है, और बाकी ये वाला जो पोर्शन है ये एग्जाम में नहीं आता। तो ये जो एग्जाम में नहीं आता इसी का टीएमए बनाया जाता है। तो 40% जो सिलेबस है एग्जाम में नहीं आता, उससे कुछ 6 क्वेश्चन सॉल्व करने को देते हैं, जिसको टीएमए कहते हैं। अगेन ये सारा चीज क्या है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, उधर तुम्हें मिल जाएगा। टीएमए का सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है, तो सारा चीज तुम्हें टीएमए के बारे में समझ में भी आ जाएगा। जैसे अगर मान लो कोई 80 का थ्योरी पेपर हो रहा है, तो उसमें 64 नंबर तुम्हारा थ्योरी का फाइनल बैठेगा और 16 नंबर तुम्हें टीएमए का बैठेगा। जैसे कोई 100 नंबर का थ्योरी पेपर हो रहा है, जैसे मैथ इंग्लिश 100 नंबर का होता है, तो उसमें से 80 का तुम्हारा पेपर तुम 100 का ही देने जाओगे। मान लो मैथ का पेपर देने के 100 का ही पेपर होगा, शक्ल जब देखोगे 100 नंबर का ही दिखेगा वो। पापा जी को आके घर पे बोल लो कि पापा मेरे तो आज 100 में से 100 बनेंगे मैथ्स में क्लास 12 में, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 80 बना। क्यों बना? क्योंकि तुमने टीएमएस सबमिट ही नहीं किया। तो 100 में से 100 बनने का मतलब 80 में से 80 बना। उसको कन्वर्ट करते, तो 100 में अगर मान लो 90 बना तो 80 में से कितना बना, 90/100 इंटू 80, तो 72 आएगा। तो ऐसा करके हिसाब किताब होता है टीएमए का। और बाकी 20 नंबर तुम्हारा, मतलब ऐसा हिसाब किताब होता है थ्योरी का, बाकी 20 नंबर तुम्हारा टीएमए के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके मिलता है। यहाँ पे भी वैसा एडजस्ट करने वाला सीन है। टीएमए के बारे में मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, उधर तुम्हें सारा वीडियो मिल जाएगा टीएमए का, देख लेना भाई क्या चीज़ है। फिर यहाँ पे पीसीबी क्लासेस क्या होते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पे तुम्हें बताया जाता है कि बेटा थ्योरी के लिए ऐसे पढ़ाई करो। फिर तुम्हें वो जो एग्जाम गाइडेंस होता है, तो जो तुम्हारे स्टडी सेंटर के द्वारा तुम्हें दिया जाता है, वही फॉर्मेलिटी होता है, ऐसा कुछ नहीं। 5 ही दिन तुम्हें जाना होता है, 5 क्लासेस होते हैं, ओके। तो 5 दिन में तुम्हें कितना ही गाइडेंस दे देंगे। तो वहाँ पे फिर बताते हैं वहाँ पे कि फाइल कैसे लिखना है, मतलब प्रैक्टिकल फाइल को कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते, ये सारा चीजें बताया जाता है। और इस चीज का नंबर भी होता है, शक्ल दिखने का नंबर, मतलब अटेंडेंस मार्क करने का। मैम मैं आ गया, फुल नंबर दीजिएगा, इस चीज का नंबर मिलता है। जैसे 20 का प्रैक्टिकल हो रहा है तो 10 नंबर पीसीबी, 10 नंबर फाइल और वाइवा का। 60 का प्रैक्टिकल हो रहा है तो 30 मार्क्स का पीसीबी क्लासेस शक्ल दिखाने का, और 30 नंबर का तुम्हारा फाइल और वाइवा जो प्रैक्टिकल एग्जाम मेन में हो, जो प्रैक्टिकल एग्जाम इसके बाद होगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो रहा है, 15 नंबर पीसीबी शक्ल दिखाने का, और बाकी 15 नंबर फाइल और वाइवा का। तो ये होता है टोटल पीसीबी क्लासेस। और उसके बाद होता है प्रैक्टिकल एग्जाम सितंबर के महीने में। तो प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले पीसीबी क्लासेस होता है, जिसमें तुम्हें ए टू जेड सब कुछ बताया जाता है। किसी किसी का पीसीबी क्लासेस होता है, किसी किसी का नहीं होता है। जैसे यहाँ पे जून जुलाई अगस्त क्यों लिखा, तो उनको सेंटर वालों को स्टडी सेंटर जो ये मिलेगा, ये जो आईडी कार्ड पे स्टडी सेंटर मिलेगा ना, ये सेंटर वालों को जब फुर्सत होगा तुम्हारी, तभी जाके तुम्हारे लिए पीसीबी क्लासेस लगाया जाता है। तो इसलिए जून में भी हो सकता है, वो जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है, कई कई बार सितंबर के फर्स्ट वीक तक भी होता है, ओके। और कोई कोई जगह तुम्हें पीसीबी क्लास होता ही नहीं, वो बोलते कि सेंटर वाले अरे बेटा घर बैठो, कोई नहीं आ रहा, और फालतू का हेडेक मत लो, हम तुम्हें नंबर ऐसे ही चढ़ा देंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जब नंबर उन्हें देना है और वही अगर बोल रहे कि हम नंबर चढ़ा देंगे, तो शांति से बैठो। बस तुम्हें क्या उनको रिमाइंड करते रहना है कि मतलब सर जी चढ़ा दीजिएगा, सर जी नंबर दे दीजिएगा, तो ये बोलते रहना है तुम्हें बस, ओके। फिर प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया सितंबर में, फिर होगा तुम्हारा थ्योरी एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या है, वही फाइल बना के लेके जाओगे। और प्रैक्टिकल के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट पे जाओ तो उधर दिख जाएगा। फिर थ्योरी का एग्जाम होता है। थ्योरी का एग्जाम बिल्कुल रॉकेट साइंस है। थ्योरी में अगर नहीं पढ़ोगे तो पक्का गारंटेड फेल। हम दोनों चीज की गारंटी उठाते हैं, एक तो पढ़ोगे तो गारंटेड पास, नहीं पढ़ोगे तो गारंटेड फेल। और फिर रिजल्ट तुम्हारा आएगा जनवरी में, ऑनलाइन आएगा रिजल्ट ऑब्वियसली। और तुम्हारा हार्ड कॉपी आएगा फरवरी मार्च के महीने में। हार्ड कॉपी इन द सेंस तुम्हें 2 सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा। एक अगर तुम 12वीं पास कर ले तो, कि तुम सक्सेसफुली 12 पास हो गए 5 सब्जेक्ट के साथ, उस केस में तुम्हें 2 सर्टिफिकेट मिलेगा। एक तो टीसी और माइग्रेशन एक ही सर्टिफिकेट में कंबाइंड, दूसरा मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही सर्टिफिकेट में कंबाइंड। ये 2 सर्टिफिकेट तुम्हें मिलेगा। और अगर तुम मान लो पार्ट एडमिशन वाले थे, तो उस केस में तुम्हें ये टीसी माइग्रेशन ये सारा कुछ नहीं मिलता। तो उस केस में तुम्हें क्या मिलता है, सिर्फ एक मार्कशीट मिलता है। आप मान लो जितना भी सब्जेक्ट लिया, मान लो 3 सब्जेक्ट लिया, तो ये 3 सब्जेक्ट का मार्कशीट ऐसे करके रहेगा, और रिजल्ट में ऐसे क्रॉस 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 लिखा हुआ रहेगा। तो ये होता है पूरा हिसाब किताब।